हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हावर्थ प्रोसेस पढ़ा था नैफ्थलीन के सिंथेसिस के लिए। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड मेथड सिंथेसिस का, नैफ्थलीन सिंथेसिस का सेकेंड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन को यूज करते हुए हम नैफ्थलीन का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन। ये रिंग है, CH2 CH2 CH CH2। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये हमारी 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन है, राइट। इस 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड के साथ नहीं करवाते, हम इस 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन को कैल्शियम ऑक्साइड, रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड पर से पास करवाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो, लैंग्वेज लिखना चाहो तो, कि व्हेन 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन is passed over red hot calcium oxide, naphthalene is formed, राइट। तो जैसे ही आप 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन को जो है वो रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड पर से पास करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे आपका नैफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके नैफ्थलीन का फॉर्मेशन होगा यहाँ से, और 2 H2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो सेकेंड मेथड था ये। थर्ड मेथड है यहाँ पे आपका फिटिंग रिएक्शन। ये थर्ड मेथड है, फिटिंग सिंथेसिस कहो आप, फिटिंग सिंथेसिस। ओके, फिटिंग सिंथेसिस में लैंग्वेज लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे हम यूज करते हैं 4-फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड। लैंग्वेज लिख लो कि व्हेन 4-फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक acid is warmed with H2SO4, alpha naphthol is formed, which on distillation with zinc dust gives naphthalene। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब आप क्या करते हैं, 4-फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड की रिएक्शन H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, अल्फा नेफ्थॉल मिलता है। और जब उस अल्फा नेफ्थॉल का आपको डिस्टिलेशन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो आपको क्या मिलता है, नैफ्थलीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन होगी। हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं 4-फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसको गरम करेंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ गरम करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है H2SO4 का काम क्या होता है, यहाँ से H2O निकाल देना। तो ये यहाँ से H2O तो निकाल देगा, तो आपका बनेगा क्या, ये बनेगा
ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये आपका बनेगा इंटरमीडिएट। ओके, अब क्या होना, यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसको आप कर सकते हैं टॉटोमेरिज्म इसका करवा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका टॉटोमेरिज्म होता है, वैसे ये कीटो ग्रुप जो है इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, पर हाँ यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कहो या आइसोमेरिज्म कहो, ठीक है, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। इसके लिए तो इनो और कीटो फॉर्म एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, तो ये आइसोमेरिज्म। क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके निकल जाएगा, और ये इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्रोटॉन आके कहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा। तो जैसे ही ये जुड़ेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे अल्फा नफ्थोल बन जाता है। ये क्या बन जाता है आपका, अल्फा नफ्थोल, ठीक है। ये अल्फा नफ्थोल क्या करता है, जिंक डस्ट के साथ जो है डिस्टिलेशन करवाते हैं इस अल्फा नफ्थोल का, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो जैसे ही डिस्टिलेशन होगा जिंक डस्ट के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, नैफ्थलीन। क्या बन जाएगा, नैफ्थलीन। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा फिटिंग सिंथेसिस। फिटिंग सिंथेसिस के द्वारा आप आराम से बना सकते हैं नैफ्थलीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नैफ्थलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नैफ्थलीन की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नैफ्थलीन की फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण क्या होते हैं नैफ्थलीन के, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैफ्थलीन में क्या है, ये क्या होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कलर नहीं होते, क्रिस्टलीय कंपाउंड होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है 353 केल्विन के पास होता है, और स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इनकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मोथबॉल ऑर्डर, ठीक है, मोथबॉल जैसे इसकी स्मेल आती है, वैसी गंध होती है इसकी, राइट। इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर आप नैफ्थलीन को वाटर में घोलने की कोशिश करेंगे तो वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है, ओके, और बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, रेडिली सॉल्युबल इन हॉट अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन, हॉट अल्कोहल, ईथर में ये बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हाईली वोलेटाइल, ठीक है, क्या होता है, इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जब आप इसे हीट करेंगे, जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये सब्लिमेट हो जाएगा, ठीक है, सब्लिमाइज ऑन हीटिंग, सब्लिमेट हो जाएगा, इसका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है नैफ्थलीन, राइट, यानी कि सीधा जो है ये गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा गर्म करने पर, ठीक है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे, इट रिजेंबल्स बेंजीन, मतलब कि देखने पे लगता है कि ये बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर है, बस दो बेंजीन को मिला दिया तो नैफ्थलीन बन गई, तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर को रिजेंबल करती है, उसके जैसी लगती है, ठीक है। उसके बाद जो है मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन के जैसी लगती है पर बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, नैफ्थलीन क्या है, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म मोर रेडी, इसमें जो प्रतिस्थापी उत्पाद बनते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, वो बहुत आसानी से बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बेंजीन के पढ़ा रही थी तब भी कहा था कि उसमें भी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है आसानी से,
एडिशन रिएक्शन वहां आसानी से नहीं हो पाती, पहली बार होती नहीं है, बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाती बेंजीन के केस में, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि इसमें जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत आसानी से बन जाते हैं, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पे पॉइंट आता है एक नाइट्रेशन and chlorination of naphthalene yield a alpha derivative, okay, probably because alpha position is more activated than beta position, right, due to the close proximity of alpha position to the adjacent benzene ring। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन तथा नाइट्रेशन तथा क्लोरीनेशन के केस में आपको अल्फा प्रोडक्ट या अल्फा डेरिवेटिव बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, अल्फा प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा पोजीशंस होती है वो ज्यादा एक्टिवेट हुई होती है। अल्फा पोजीशंस क्या होती है, ज्यादा एक्टिवेटेड हुई होती है, बीटा पोजीशन की तुलना में अल्फा पोजीशन ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि ये अल्फा पोजीशन जो है वो बेंजीन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, बेंजीन के बिल्कुल पास होती है, दूसरी जो इसकी साइड की जो बेंजीन रिंग है उसके बिल्कुल पास होती है अल्फा पोजीशन, जिस वजह से ये क्या होते हैं नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन में अल्फा डेरिवेटिव आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, बेंजीन का पास होना, क्योंकि बेंजीन में भी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है बहुत आसानी से बनते हैं, ओके। तो ये वो रीजन है। एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर रेडिली देन बेंजीन, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस भी होती है किसके केस में, जैसे कि हम जब बेंजीन पढ़े थे तो हमने बताया था कि वहाँ एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, और या बहुत रेयर, बहुत कम या बहुत ही ज्यादा मुश्किल से होती है, ठीक है। पर नैफ्थलीन में बेंजीन की तुलना में एडिशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है, नैफ्थलीन में बहुत आसानी से एडिशन रिएक्शन हो जाती है। रेजोनेंस एनर्जी जो नैफ्थलीन की होती है वो कितनी होती है, 255.2 किलोजूल पर मोल, ओके। अब हमें पता है कि बेंजीन में तो 2 रिंग है, तो ये 255.2 किलोजूल पर मोल दोनों रिंग की रेजोनेंस एनर्जी है। जबकि अगर एक रिंग की बात करें, ईच रिंग हैज स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू 127.6 किलोजूल पर मोल। एक रिंग जो है नैफ्थलीन के केस में एक रिंग की एनर्जी होती है वो 127.6 किलोजूल पर मोल होती है, ठीक है, नैफ्थलीन के केस में। पर जो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की होती है वो कितनी होती है, 150.6 किलोजूल पर मोल, ठीक है, 150.6 किलोजूल पर मोल। तो रिंग तो यहाँ पर भी एक ही थी और रिंग बेंजीन में भी एक ही है, पर इसकी रेजोनेंस एनर्जी 127.6 है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी 150.6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नैफ्थलीन की एक रिंग और बेंजीन की जो खुद की एक रिंग है उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस कितना आता है, बेसिकली माइनस कर दो 150.6 माइनस 127.6 कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा इसमें से 127.6 कर दो तो 23 किलोजूल पर मोल आ जाता है, क्लियर। तो हमें पता है कि क्या जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की वो क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से सॉरी क्या कह रही थी मैं, ओके, हाँ, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो बेंजीन की ज्यादा होती है, इस वजह से बेंजीन जो है नैफ्थलीन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजीन नैफ्थलीन की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है,
और ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है कि बेंजीन नैफ्थलीन की तुलना में कम रिएक्टिव होता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है। 2 rings of naphthalene is slightly less stabilized। ऑब्वियस सी बात है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, 23 किलो जूल, ठीक है, लेस स्टेबलाइज। या फिर इसे दूसरे तरीके से, दूसरी भाषा में कहे तो ये कह रहे हैं कि स्लाइटली मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। लेस स्टेबल है बेंजीन से, पर स्लाइटली मोर रिएक्टिव है बेंजीन से। नैफ्थलीन ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से और नैफ्थलीन कम स्टेबल है बेंजीन से। ओके, तो वो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का मैंने आपको रिलेशन बता दिया था। ओके, इस नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नैफ्थलीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मोर रेडिली देन बेंजीन। ठीक है, नैफ्थलीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मोर रेडिली देन बेंजीन। इसमें बहुत आसानी से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन जो है आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। क्लियर है आपका यहाँ पे? ठीक है, वो क्यों देखने को मिलती है वो हम देखेंगे, पर इससे पहले हम एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। उसी एडिशन रिएक्शन में आपको बीच में कहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन, पहली रिएक्शन हमारी एडिशन रिएक्शन। राइट, ओके, यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। राइट, हैलोजेंस के बाद यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे, नैफ्थलीन पे हैलोजन का एडिशन करवाना है हमें। ठीक है, ओके, तो ये हमने लिया, हमने नैफ्थलीन लिया यहाँ पे, क्लियर, ये लिया हमने Cl2, ये हमने करवा दिया एडिशन। इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं ताकि समझने में इजी रहे ना, ये इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये जब हेलोजिनेशन हमने करवाया तो ये इस तरीके से रिएक्शन हुई यहाँ पे और आपका ये वाला प्रोडक्ट मिला, पर उसके बाद जो है आप इसे वापस से हीट करते हैं तो यहाँ से आपको जो है एक HCl निकल जाता है। हीट कितना करना है आपको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है, तो यहाँ से एक HCl जो है वो निकल जाएगा, एक HCl निकल जाएगा। राइट, ओके, कैसे निकलेगा देखो, ये मान लो कि ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हुआ, इधर, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर और यहाँ से ये H निकल गया, तो यहाँ से ये Cl निकल गया, यहाँ से ये H निकल गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक HCl निकल गया और ये बन गया हमारा ओके, और ये Cl। नीचे लिखो ऊपर लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर क्यों लिख दिया नीचे तो आया था, दोनों एक ही बात है ना नैफ्थलीन के केस में, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये और ये पोजीशन चारों ही क्या है, अल्फा पोजीशन है। राइट, ओके, अल्फा क्लोरो नैफ्थलीन, इजी है। ओके, ये तो हुआ कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हुआ है तो ओके। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड नैफ्थलीन तैयार करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस में क्लोरीन ले लेंगे। ये क्या करेंगे हम, एक्सेस में
क्लोरीन ले लेंगे, ये 2Cl2 है ना। तो यहाँ पे अब आपके पास Cl2 कितनी है, 2 है, यानी कि टोटल क्लोराइड के एटम कितने हैं, 4 है। तो एक एक यहाँ और एक एक यहाँ जुड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, ओके। ये H, ये H, ये H, ये H, ओके। देन इसको रिएक्ट करवाते हैं हम NaOH के साथ। तो यहाँ से आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन मिल जाता है। देखते हैं कैसे मिलता है, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी कहीं ब्रेक नहीं हुई है, क्या, इसकी एरोमेटिसिटी कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। और ये यहाँ पे Cl, ये हमारा क्या है, 1,3-डाइक्लोरोनैफ्थलीन। अगर रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है ना, तो सिंपल सा कह सकते हैं हम कि वो रिएक्शन बहुत मुश्किल से होने वाली है, ठीक है। पर अगर एरोमेटिसिटी ब्रेक नहीं हुई है तो वो रिएक्शन जो है नॉर्मली हो जाती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन, उसमें इतना ही। नेक्स्ट जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।